हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज जो हमारी एक चल रहा है, सीरीज चल रही है प्रश्न आपके जवाब हमारे, और आस्क फ्रॉम स्वाति मैम, उसमें मैं आप लोगों के लिए आज जॉन मिल्टन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। मुझे पता है ये पूछा नहीं है, मगर फिर भी ये लोग जो है इसके बारे में जानने की इच्छा तो होती ही होगी ना, तो वही मैं लेके आई हूँ। लेकिन 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 एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कल जो हमने अपना एक स्टूडेंट का इंटरव्यू डाला था, क्या आपने वो इंटरव्यू देखा? अगर नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा वो इंटरव्यू। इसलिए देखिएगा क्योंकि जो प्रीति सिंह, जिसने बिहार में जूनियर और टीजीटी और पीजीटी तीनों निकाला है, और उससे आपको भी एक मोटिवेशन ये मिलेगा कि देखो भैया, बात ये होती है कि सिर्फ सोचने से जो है ना एग्ज़ाम नहीं निकलता है। एग्ज़ाम निकालने के लिए ना एक जज्बा होता है कि मेरे को निकालना ही है। और कभी भी ना अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए। यानी कि जब तक आप कोई एग्ज़ाम निकाल ना लो तब तक अपने आप को होशियार समझो मत ना। ये कोई टिप्स दे रही हूँ आप लोगों को, याद रखना। अब किसी को बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, जिसे बुरा लगता है वो तैयारी कर ही नहीं रहा। ठीक है, वो अपने आप को, एक डायलॉग है ना, स्टे हंग्री स्टे फूलिश, वही वाली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। जब तक कोई एग्ज़ाम निकाल ना लो तब तक जो है वो ज़्यादा होशियार बनो ही मत ना। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे आप लोग अभी टेलीग्राम वगैरह पे अपना जुड़े हुए रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जुड़े रहते हैं, उनमें से अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से आप क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं और 10 लोग आपकी तारीफ करके आपको 10 क्वेश्चंस और दे देते हैं करने के लिए, एंड आप यू स्पेंड योर एंटायर डे सर्चिंग दोज क्वेश्चंस, तो और उसके बाद आपको एक तारीफ मिलती है। देखो भाई, सही तारीफ तब मिलेगी तुम्हें जिस दिन तुम कोई नौकरी ज्वाइन कर लोगे, यानी कि जो एक रिस्पेक्टेबल जॉब है उस पर लग जाओगे। उससे पहले की तारीफ का कोई मायने नहीं है। माना कि ये चीज़ें आपको बूस्ट करती हैं, आप खुद को वो दीजिए। जब वेन एवर यू आंसर अ क्वेश्चन, वेन एवर यू सॉल्व अ पेपर, वेन एवर यू एक्सेल इन योर स्टडीज, डू कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, डू एडमायर योर सेल्फ। बट वो जो दूसरों की तारीफ है वो तब के लिए रखो जब तुम्हारे को जो है ना, जब तुम यू अचीव दैट माइलस्टोन। व्हाई? बिकॉज when you achieve that milestone, it is not necessary that you will get those admirations that you are getting now। जरूरी नहीं है वो आपको मिले ही मिले। तो पहली चीज जिंदगी में कि जब तक कोई चीज अचीव ना कर लो तब तक, और फिर तारीफ मिल भी रही है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है जब तारीफ मिलती है। तारीफ मिले भी तो जब तक वो चीज अचीव ना कर लो उसको सिर पे मत बैठने देना, क्योंकि उससे बहुत नुकसान होता है। मेरे खुद के स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ समझा रही हूँ। नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि भाई, प्रीति सिंह का इंटरव्यू देखकर आप लोगों को कम से कम ये पता चलेगा कि कितनी डाउन टू अर्थ, कितनी सिंपल लड़की है। एंड अभी भी जब तीनों में निकाला, मतलब लोग एक अचीवमेंट होता है ना, उसके बाद जो जिस टीचर ने उनके लिए कुछ करा होता है, पढ़ाया होता है, उसे भूल जाते हैं। बट शी इज सच अ डाउन टू अर्थ। ऐसा नहीं है बीपीएससी में मेरे और स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, बट मैं हमेशा, मेरा एक मानना ये है कि जब तक कोई मुझसे खुद नहीं कहता कि भाई आप, मैंने आपके सामने उनसे पूछा कि क्या मैं आपका ये इंटरव्यू अगर ले रही हूँ तो मैं यूट्यूब पर दिखा दूँ, तो फिर उसके बाद जब मैंने उससे परमिशन ली तब मैंने, वरना मैं किसी को, औरों ने भी बताया लेकिन मैंने फिर भी क्यों, क्योंकि मुझे लगा उनका यूट्यूब पे वो नहीं बताना चाहते, अपने बारे में नहीं जानकारी देना चाहते। तो ऐसा थोड़ी है केवल एक ही स्टूडेंट का हुआ, तो बहुत सारों का है। लेकिन जो बता रहे हैं ठीक है, जो नहीं बताना चाहते हम भी उनको वो नहीं करते, कंपेल नहीं करते, मगर उन्होंने वो माइलस्टोन अचीव कर लिया। और यही मैं आप लोगों से कहूँगी। अच्छा, आप चलिए बात करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जॉन मिल्टन और ट्रांसफॉर्मेशन जो लेकर आई हूँ वो हमारी एक किताब है। अगर आप लोगों ने देखी हो, द बुक इज दैट दिस वन, द पार्ट टू विक्ट्री। ठीक है जी, द पार्ट टू विक्ट्री बुक जो है वो ये बुक है। और कंटेंट के बारे में, लोगों को इसके कंटेंट के बारे में पता नहीं है कि क्या किताब है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मार्केट में जैसे और बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो जो भी, मैं अब यहाँ पर नाम तो नहीं लूंगी कौन सी बुक्स अवेलेबल है कौन सी नहीं है, लेकिन सबको पता है कौन सी बुक अवेलेबल है। तो भाई देखो, ये जो किताब है, इस किताब में एक सेक्शन जो है वो ग्रामर, एक सेक्शन पूरा लिटरेचर का है, एक सेक्शन ग्रामर का है, और एक प्रैक्टिस सेट्स का, यानी कि 3 भाग में बटी हुई है।
और जो लिटरेचर का सेक्शन है ना वो भी डिटेल्ड सेक्शन है। ग्रामर में भी रूल्स है और उसके बाद उसका जो है वो क्वेश्चंस हैं और उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स है। तो मैंने अभी ये सोचा है कि इस बुक का भी लोगों को दिखाऊं कि भाई जो आपने किताब खरीदी तो ये शॉर्ट नोट्स टाइप वैसा नहीं है कि वन लाइनर्स हैं या कुछ है, सब कुछ इसमें है। वो बात ये होती है कि हम लोगों को इसको जब सर से बात करते हैं तो इसे शॉर्ट नोट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो डिटेल्ड नोट्स है ना वो कई कई उसमें जाते हैं और मैं पढ़ाती हूँ तो उसमें तो ये भी एक अपने मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है वैसी ही किताब है ये भी। तो उसी का ये एक पार्ट जो है वो मैं आप लोगों के लिए उसमें से जॉन मिल्टन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे आपको ये पता चले कि इस बुक का कंटेंट कैसा है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन है, मैं पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन इस पे कराऊंगी। जिन लोगों के पास मेरी ये किताब है उनको एक इसका वो मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मैं एक्सरसाइज वाइज टॉपिक वाइज वो करवाना जो भी मुझे करवाने हैं वो करवाऊंगी कि और पूरे तो नहीं करवाऊंगी मगर जो जो मुझे करवाने हैं वो करवाऊंगी। तो चलो अभी इसको मैं बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को यहाँ से मैंने लिया, ये देखो ये हमारी बुक का मैटर है और ये बुक का हमारी कौन सी पेज नंबर पे दिया हुआ है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मैंने लिया है, ये हमारी बुक का पेज नंबर है 133, पेज नंबर 133 एंड 134। जॉन मिल्टन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। जॉन मिल्टन जिनको जो है वो भाई जिनके जो एक प्यूरिटन पोएट थे जिन्होंने सेकेंडरी एपिक पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, लेकिन उससे पहले उन्होंने लिसिडस लिखी थी। लिसिडस क्या है? वो एक एलिजी है। तो मैं इसी यहीं से आप लोगों के लिए इसको जो है बताना शुरू कर रही हूँ। और ये जो है मेरे पेन कहाँ गया, ये रहा। देखिए In 1637 he contributed the pastoral elegy। ये जो एलिजी है ये 1637 में लिखी गई है, ठीक है जी। लिसिडस टू अ मेमोरियल कलेक्शन ऑफ एलिजीज फॉर एडवर्ड किंग। किसके लिए लिखी गई है? ये एक्चुअली अलग से एलिजी नहीं लिखी गई थी, ये एलिजी लिखी गई थी जब जॉन मिल्टन के जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग उनकी समुद्र में डूब जाने की वजह से मृत्यु हुई थी। तो जितने भी जो कैम्ब्रिज के फेलो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक जो है एक पूरा का पूरा जो है एक संग्रह जो है वो तैयार किया था जस्टा एडवर्डो, और उसमें जो है एक ये एलिजी भी थी। तो दिस इज वन ऑफ द एलिजीज, तो ये अलग से पब्लिश नहीं हुई थी। एडवर्ड किंग कौन थे? एडवर्ड किंग मिल्टन के फ्रेंड होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे जो है विद्यार्थी थे, डेस्टाइन्ड फॉर द चर्च, और वो चर्च यानी कि वो चर्च में एक पोजीशन लेना चाहते थे। ही वॉज ड्राउंड इन आयरिश सी, वो आयरिश सी में उनकी डूबने की वजह से मृत्यु हुई। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स अभी आगे देखो और भी है। क्लासिकल क्रिश्चियन एंड पर्सनल एलिमेंट्स फ्यूज हेयर। देखो ये मेनली चीज है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स फ्यूज हेयर। फ्यूज का मतलब होता है एमैल्गमेशन, मिले हुए हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें मिले हुए हैं? क्लासिकल एलिमेंट्स यानी कि ग्रीक और लैटिन एलिमेंट्स, क्रिश्चियन एंड पर्सनल, तीनों एलिमेंट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो एलिजी है लिसिडस, इसमें आपको तीनों वो देखने को मिलते हैं। ये कौन सी एलिजी है? दैट्स अ पेस्टोरल एलिजी। अब लिसिडस जो नाम है वो कहाँ से लिया गया? देखिए दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। लिसिडस नाम कहाँ से लिया गया? इंस्पिरेशन ऑफ थियोक्रिटस, फ्रॉम हुम द नेम लिसिडस इज टेकन। थियोक्रिटस से इंस्पिरेशन ली गई है जहां से ये नाम जो है, जिससे ये नाम लिया गया है। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है रिफ्लेक्ट्स द अनसर्टेनिटी एंड टॉर्मेंट इन मिल्टन्स माइंड। जब मिल्टन ने ये पोयम लिखी थी तो इट रिफ्लेक्ट्स द अनसर्टेनिटी एंड टॉर्मेंट जो है एक मिल्टन के दिमाग में जो एक अनिश्चितता और एक टॉर्मेंट चल रहा था उसे बताती है। रियलाइजेशन दैट डेथ माइट फोरस्टॉल द अचीवमेंट ऑफ फेम विच वाज हिज एम्बिशन। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में चल रहा था एक एलिजी की ना एक मेन एम ये होता है कि शुरुआत तो उसकी पेसिमिस्टिक होती है मगर अंत ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो एक रियलाइजेशन था कि डेथ जो है ना, कि शायद वो फेम जो कि किसको मिल सकता था, उनके फ्रेंड को मिल सकता था एडवर्ड किंग को, वो अब डेथ ने उनसे छीन लिया। लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि एलिजी की शुरुआत पेसिमिस्टिक होती है, अंत जो है ऑप्टिमिस्टिक होता है। बट द रियलाइजेशन दैट ट्रू फेम इज फाउंड इन हेवन,
फेमस आउटवर्स डिग्रेशन अगेंस्ट, और इस पोयम में ना आपको एंग्लिकन, मतलब ये जो पोयम है ना, ये पोयम केवल एक एलिजी नहीं है, इसमें मिल्टन ने अपना आउटवर्स भी दिखाया है। किसके प्रति? एंग्लिकन क्लर्जी को उन्होंने इसमें जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इसमें मिल्टन ने अपनी प्यूरिटन पॉलिटिक्स को भी बताया है। लिसिडस इज टर्म्ड अ मोनोडी। देखिए इसमें ये पॉइंट है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। लिसिडस को मोनोडी कहा जाता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोडी? मोनोडी का मतलब होता है जिसमें विलाप करने वाली आवाज एक ही होती है, यानी कि ये पेस्टोरल एलिजी है। वन शेफर्ड इज लेमेंटिंग ओवर द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड, ये हो गई मोनोडी की एक ही विलाप करने वाला एक ही है। और अ लेमेंट बाय वन पर्सन, आप देख रहे हैं, और अ लेमेंट बाय वन पर्सन। लेकिन इसमें जो नैरेटर, जो कि एक अनकाउथ शेफर्ड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पेस्टोरल एलिजी है, तो पेस्टोरल एलिजी में मोनोडी का मतलब होता है एक ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु पर विलाप कर रहा है। मगर इसमें इसको मोनोडी नहीं, ये मोनोडी कहा है, मगर इसमें और भी वॉइसेस हैं जो लिसिडस की मृत्यु पर विलाप करती हैं, और वो कौन कौन है? फीबस, रिवर कैमस एंड सेंट पीटर। तो भाई देखो ये 3 पॉइंट्स भी हैं, ये 3 वो भी है कि along with the uncouth shepherd, what are the other voices that bewail over the death of लिसिडस? वो कौन कौन से हैं? फीबस, रिवर कैमस एंड सेंट पीटर। तो भाई ये कंटेंट हमारी किताब का है, ये जो लाइंस है, ये जो कंटेंट है, ये पाथ टू विक्ट्री का है। उसके बाद बिगिंस विद एन एड्रेस ऑफ, अब ये लिसिडस की एक समरी बताती हूँ, 193 लाइंस की पोयम है ये। begins with an address of laurels and myrtles which are symbols of, ये शुरुआत होती है, जब इस पोएम की शुरुआत होती है ना, तो इसमें लॉरेल्स एंड माइटल्स के बारे में बताया गया, मेहंदी के पत्ते और वो, तो विच आर सिंबल्स ऑफ, ये किसके सिंबल्स हैं? कि लिसिडस को जो पोइटिक फेम मिल सकता था। फिर एक स्टेटमेंट आती है कि ऑन द ओकेजन ऑफ द पोएम फॉलोड बाय द इन्वोकेशन, पोएम इन्वोकेशन ऑफ द म्यूजेस, a reminiscence of his student days with King described in moving and pastoral term, कि भाई इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से दोनों कैम्ब्रिज में साथ पढ़ते थे, और उसमें ये चीज जो है कैम्ब्रिज में साथ पढ़ने के बारे में बताया गया है। रेमिनिसेंस का मतलब होता है पुराने दिन को याद करते हैं। इवन गार्जियन एंजल्स फेल टू प्रोटेक्ट देयर लव्ड वंस, यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई केवल जो आपकी जो रक्षक एंजल्स होते हैं वो भी आपके प्रियजनों को आपसे बिछड़ने से रोक नहीं पाते। इवन कैलियप द म्यूज ऑफ एपिक पोइट्री वाज अनेबल, इसमें उन्होंने एक ये अल्यूजन भी दिया है कि कैलियप जो कि एपिक पोइट्री की म्यूज थी, वो भी अपने बेटे को ऑर्फियस को बचा नहीं पाई। तो इसमें ये अल्यूजन दिया गया। अल्यूजन का मतलब होता है पासिंग रेफरेंस टू समथिंग। The poet wonders whether after all it might not have been better to leave the dedicated life of a poet and lead a life of enjoyment। तो वो एक क्वेश्चन उनके जवाब में मन में आता है कि इससे बेहतर तो ये नहीं है कि हम जो है एक पोएट की जिंदगी जीने की जगह एंजॉयमेंट जो है वो एंजॉयमेंट की लाइफ जिए। To care what boots, if it with incessant care, to care the homely, slighted shepherd's trade, and strictly meditate the thankless muse, were it not better done as others use, to sport with emails in the shade or with the triangles of near Naira's air? ये पूरा उसमें उन्होंने बताया है। उसके बाद यहाँ पर फीबस, अब एक क्वेश्चन में था, फेम इज द जो है स्पर, कि फेम एक चाबुक की तरह काम करती है, एड की तरह काम करती है। तो फीबस या अपोलो कहते हैं फेम इज द स्पर, फेम वो चाबुक की तरह, वो एड की तरह काम करती है, एंड इट इज नॉट टू बी गेन्ड ऑन अर्थ। और जो फेम है ना, वो किसी भी व्यक्ति को जीते जी नहीं मिलता, बात तो सही है, मरने के बाद ही मिलता है। तभी कीट्स कह के गए थे, here lies the one whose name was written in water, और वो भी यही मानते थे कि उनको भी उनके मरने के बाद ही लोग याद करेंगे। खैर भला हो यूट्यूब का और इंस्टाग्राम वगैरह का कि आजकल तो फेम जो है इंस्टेंटली मिल जाता है। तो फीबस कहते हैं, अपोलो कहते हैं फेम इज द स्पर, कि फेम वो एड की तरह काम करता है। इट इज नॉट टू बी, कि फेम जो है ना वो धरती पर नहीं मिलता, वो कहाँ मिलता है? हेवन में मिलता है। फेम इज नॉट द प्लांट दैट ग्रोज ऑन मोर्टल सॉइल, ये यहाँ पर एक जो है एक मेटाफर यूज किया गया है कि फेम वो पौधा नहीं है जिसको जमीन की, जो धरती की जो है मिट्टी चाहिए।
The poem moves on to interrogate those who might have been expected to protect Lycidas. तो पोयम ना कहते कि मूव करते कि ये लोग लिसिडस को बचा सकते थे. The sense of the inevitability of the tragedy dawns as Cambridge mourns her lost son. और यहाँ पर ना ये दिखाया है कि जो कैम्ब्रिज है ना वो भी अब कैम्ब्रिज को एक फीमेल फिगर के रूप में लिया है और वो भी ना अपने बेटे के जाने पर दुखी है. सेंट पीटर का मैंने बताया ना इसमें एक आवाज जो है वो सेंट पीटर की भी है. सेंट पीटर कहते हैं कि that such a one well taken when so many. वो सेंट पीटर भी कह रहे हैं कि जहाँ इतने बुरे बुरे लोग हैं वो तो धरती पे आज भी हैं और जो एक अच्छा व्यक्ति था वो चला गया. सेंट पीटर कंपेयर्स द इमोरल चर्च लीडर्स टू. अब ये देखो यहाँ पर ये लाइन आती है और अगर आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस हैं और अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपने देखा भी होगा कि जो भी आपके पास बुक्स हैं कि क्या यही मटेरियल आपने भी पढ़ा है. ये हमारी किताब द पार्ट टू विक्ट्री का है. ये पार्ट टू विक्ट्री के नोट्स हैं. ठीक है जी. सेंट पीटर कंपेयर्स द इमोरल चर्च लीडर्स टू वुल्व्स अमंग शीप. सेंट पीटर कंपेयर करते हैं कि जो चर्च के लीडर्स हैं वो ना भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़िए हैं. वॉन्स ऑफ द टू हेडेड इंजन. और अब ये देखिए इसमें टू हेडेड इंजन है कि ये टर्म कहाँ दिया गया है तो ये लिसिडस में दिया गया है. नथिंग कैन ब्रिंग बैक लिसिडस. लिसिडस को कोई वापस नहीं ला सकता. और पोएट जो है ना उसकी बॉडी को इमेजिनरी उसमें कवर कर देते हैं फ्लावर्स से. Then in magnificent patriotic surge of phrase he calls on the guardian angel of England. फिर वो इंग्लैंड के गार्जियन एंजल जो शायद सेंट माइकल है उसे कहते हैं टू लुक होमवर्ड. वहां देखो. द एंडिंग ऑफर्स टू कॉन्सोलेशंस. चूंकि ये एक एलिजी है और जो मैंने आपको बताया कि जो एलिजी होती है शुरुआत पेसिमिस्टिक होती है मगर अंत ऑप्टिमिस्टिक होता है. तो दो कॉन्सोलेशंस है इसमें. लिसिडस की मृत्यु नहीं हुई है बल्कि उसको हेवन में स्थान मिला है. और दूसरा the poet who is piping his sad song knows it is over and is determined to face the morrow afresh. कि जो पोएट ये गा रहा है कल को उसको फिर दोबारा से सामने जो है वो जाना है दुनिया को फेस करना. At last he rose and twitched his mantle blue. Tomorrow to fresh woods and pastures new. डॉक्टर जॉनसन के हिसाब से ये जो पोएम थी वो इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी थी क्योंकि इसके पेस्टोरल कन्वेंशंस को देखते हुए उन्होंने उनको ये पोएम कुछ खास पसंद नहीं आई थी. तो दिस इज ये जो है हमारा पाथ टू विक्ट्री में से मैंने एक पार्ट जो है वो लिया है. तो ये इस तरीके से इस पे वैसे तो काफ़ी सारा उसमें दिया हुआ है और जैसे चीज़ों को दिया हुआ है और अगर आप इनको पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको इससे हेल्प ही मिलेगी. और आपको एक और चीज बताती हूँ. फेम इज द स्पर इज अ नॉवल बाय हार्वर्ड स्प्रिंग. फेम इज द स्पर इज अ नॉवल बाय हार्वर्ड स्प्रिंग. चलिए अब इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं मगर उससे पहले जो है मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ अपने कोर्सेज के बारे में और ये जो है एक एक करके मैं बताना चाहूँगी. तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी. देखिए भाई कोर्सेज तो हमारे पास जो हैं वो काफ़ी सारे हैं. ठीक है आप वीडियो फॉर्म में ही. तो पहले मैं इसको ना इसका ये वाले को ठीक करवा दो. ये देखिए पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो देखिए भाई जब तक लोगों को पता नहीं होता. एक मैं आप लोगों से एक चीज बताऊंगी. पहले मैं आपको ये बता दूं जो कोर्सेज हैं हमारा पाइनियर बैच है. जो पाइनियर बैच के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो पाइनियर बैच है ये दो हैं. अब एक 1899 का है और एक 1899 का है जिसमें पार्ट टू विक्ट्री बुक भी है. 1899 का पाइनियर बैच है और एक 1599 का है जिसमें प्रैक्टिस पेपर्स हैं. तो दो बैचेज हैं ये भी. जिनके पास ऑलरेडी पार्ट टू विक्ट्री है वो 1599 वाला खरीद रहे हैं. जिनके पास पार्ट टू विक्ट्री लेना चाहते हैं तो वो 1899 वाला. वैसे तो पार्ट टू विक्ट्री 550 की है मगर इसके साथ जो है वो उसमें प्राइस जो है उसका लेस हो जाता है. ठीक है. उसके अलावा यूपीटीजीटी का लिटरेचर बैच है जिसमें
सारा जो है वो वीडियो फॉर्म में सारे आपके जो चारों राइटर्स, हिस्ट्री, लिटरेरी टर्म्स, प्लस उसके अलावा आपके नोट्स आपके घर पे आएंगे। इसके बाद आपका जो है लिटरेचर प्लस ग्रामर है, 5500 का है, जिसमें लिटरेचर के नोट्स, ग्रामर के नोट्स, सब कुछ आएगा। उसके बाद यूपी टीजीटी पीजीटी है, जिसमें नोट्स और लिटरेचर के और ग्रामर के सब आपके पास आएंगे। और डी ट्रिपल एस बी का भी हमारे पास दो है, एक हमारा डी ट्रिपल एस बी का लिटरेचर का है और एक उसका प्रैक्टिस बैच है। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, आपको ऐप डाउनलोड करके देखना। एक मैं चीज़ आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, इतना समय लोगों को मेरे पे को यूट्यूब पे देखते हुए हो गया, लोगों को मैं क्या पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, जितने भी लोग खरीदते हैं, मैं आप लोगों को अगर मैसेजेस पढ़ के बताऊँ अपने स्टूडेंट्स के, तो जो प्रैक्टिस बैच भी खरीदे, जरा प्रैक्टिस बैच वाला मैसेज देना जरा, 1 मिनट, प्रैक्टिस बैच वाले मैसेज पढ़ के वो मुझे दे दो, फ़ोन दे दो। जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमारे पाइनियर बैचेस ही खरीदे हैं, मैं आपको उनके मैसेज भी पढ़ के बताती हूँ, ठीक है जी। जैसे कभी कभी नाम तो मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को, जो लोग अभी सिर्फ जिन्होंने यही खरीदे हैं, प्रैक्टिस बैच ही खरीदे हैं, उन्हीं से ही मैं आपसे कोई बारे में बताना चाहूँगी। एक हमारी स्टूडेंट हैं, उन्होंने सिर्फ अभी प्रैक्टिस बैच खरीदा है। यहाँ पर एक हमारी स्टूडेंट है, उन्होंने अभी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ ना, उनका नाम भी बता देती हूँ। खैर चलिए, नाम मैं नहीं बताती, जब तक मैं किसी से पूछ ना लूँ तब तक मैं किसी को नाम नहीं बताती हूँ। उसने खरीदा है 28/11 को खरीदा है, मतलब 1 महीना हुआ है। और उन्होंने लिखा है, मैम क्लास देखते हुए आपकी बातें हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अभी पाइनियर बैच खरीदा है इन्होंने। सो स्वीट प्यारी मैम, प्रैक्टिस सेट में इतना अच्छा कंटेंट है मैम, तो रेगुलर वाले में तो क्या होगा। रेगुलर मतलब ये 5500 वाला जो है। वाह मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे 2021 से जुड़ी हुई, यानी कि यूट्यूब से। ब्रिलियंट मैम, ठीक है। एक ये आया था, एक अभी हमारे पास और मैसेज आया था। एक मैसेज ये था हमारे पास कि मैम, इतना अच्छा कंटेंट है कि मुझे जो है ये पता नहीं था कि इतना अच्छा कंटेंट जो है वो आप जो है वो अपने पेड बैच में दे रही हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही ये खरीद लेती, लेकिन अब खरीदा है। मुझे अफसोस भी हो रहा है कि मैं इतना लेट आपसे क्यों जुड़ी, मुझे पहले ही जुड़ जाना चाहिए था। तो ये हमारे कुछ मैसेजेस हैं जो स्टूडेंट्स ने हमें भेज रखे हैं, और मैं आप लोगों को, ये इनके दिल से लिखे हुए होते हैं। आए दिन कोई ना कोई फ़ोन भी आता है, इतने सारी ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, और बहुत सारे, हाँ, हाँ, मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अभी भी अगर लोग जो हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है, आप लोगों ने इंटरव्यू देखा, आप लोगों ने सब कुछ देखा, उसके बावजूद भी अगर आप ये चीज़ सोचते हैं कि भाई पता नहीं ये जेन्युइन है या नहीं है, पता नहीं इनके पढ़ाए हुए वो कुछ होता है या नहीं होता है, तो देखिए फिर मुझे अपने बारे में कुछ नहीं कहना। क्योंकि अगर कोई भी इंसान, किसी को ऐसा नहीं है कि वो जज नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कैसे ये कहते हैं कि भाई मतलब हमें वो चीज़ पसंद नहीं थी मगर फिर भी हमने खरीद लिया। आप पूरा सोच समझ के चीज़ें जो हैं वो करते हैं। तो उसके बाद अगर कोई मुझे ये कहता है कि भाई हम जो है वो, तो ठीक है भाई, नहीं पता चल पाता, बहुत समय बाद जो है जुड़ पाते हैं। मगर ये है कि इफ़ अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि अब हम 3 महीने में क्या तैयारी कर लेंगे, या अब हम पाइनियर बैच लेके भी क्या कर लेंगे, या अब हमने पाइनियर बैच खरीद लिया तो उसमें वीडियोस देखकर हम इतना कैसे कवर करेंगे, तो मेरा कहना है सिर्फ एक है, जिस दिन आप ठान लेंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं रखेंगे, तो आप कर भी लेंगे। 3 महीने तो बहुत होते हैं करने के लिए। बस इसी के साथ अब मैं जो ये अपना ये बताती चल रही हूँ। अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन है, ये भी मेरी किताब के ही क्वेश्चन हैं। ये पाइनियर प्रैक्टिस बैच है। आप एक काम करो, आप सबसे पहले ना इंग्लिश सूत्रा के ऐप जिन्होंने डाउनलोड कर रखे हैं, वो डाउनलोड वाले ऐप को उसमें जो है स्टोर में जाके देखो। देखो ये जो यूपी टीजीटी लिटरेचर का बना है, इतने सारे तो इसमें नोट्स मिलते हैं। अब आप ये सोचो, कोई ये कहे कि भाई देखो
3999, 4000 का, लगभग 4000 का कोर्स है। 4000 में इतने के तो हजारों रुपए के तो नोट्स चले जाते हैं, जीएसटी भी देते हैं, ऐप का वो भी देते हैं, कमीशन भी देते हैं। उसके बाद जो है बाकी जो लोग कुछ हार्ड कॉपी नोट्स वगैरह कुछ नहीं दे रहे ना, वो पूरा का पूरा अब क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, दूसरों के बारे में मैं इतना बोलती नहीं हूँ, हालांकि मेरे बारे में लोग बहुत बोलते हैं, ठीक है। अब जिसमें कोई बात होती है उसी के बारे में तो बोला भी जाता है ना, तो इसलिए मैं किसी के बारे में नहीं बोलती, ठीक है जी। जो लेकिन अब आप ये देखो कि इतना सारा जो है वो कंटेंट मिलता है आपको हार्ड कॉपी में, उसके बाद जीएसटी भी देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ऐप का कमीशन भी देते हैं। तो भैया बात ये होती है कि हम सारी चीज़ देने के बाद तो इतना, उसके बाद आप ये सोचो कि इसी फीस में स्टूडेंट्स जो हैं इतने कम फीस में उनको एक सरकारी नौकरी जो इतनी बढ़िया तनख्वाह वाली नौकरी भी मिल जाती है। तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात मेरा मानना यही है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। चलो अब मैं जो है आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस कराती हूँ, और ये जो मैं सब पढ़ा रही हूँ ना, ये पार्ट 2 विक्ट्री बुक जो मैंने आपको शुरू में ही दिखाई थी उसी में से करवा रही हूँ। और पार्ट 2 विक्ट्री बुक अगर कोई खरीदना चाहता है तो वो ऐप अब ऐप पे अवेलेबल नहीं है, वो हमारे पास है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर पार्ट 2 विक्ट्री बुक खरीदना चाहता है तो उसको 7895937338 पे कॉल करना है। सर बताएंगे कि क्या उसका खरीदने का जो है वो प्रक्रिया क्या है। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को आपको पता होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब हम क्वेश्चन को के मीनिंग को चेंज नहीं करना होता है मगर क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करना होता है। देखो, यू शुड गिव फुल इंफॉर्मेशन, दिस स्टेटमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव। देखो भाई पहला ये है यू शुड गिव, तो ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव है लेकिन असर्टिव का पार्ट है, तो अफर्मेटिव क्वेश्चन सेंटेंस को आप जो बदलेंगे तो नेगेटिव में बदलेंगे, तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, यू का यू ही रहेगा। तो यू वाले में देखो ए और बी हट गए, अब सी और डी बचे। यू शुड नॉट गिव फुल इंफॉर्मेशन, ये नेगेटिव नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो एक ही बचा कौन सा, यू शुड गिव, यू शुड नॉट, अब नॉट लगा दिया, यू शुड गिव फुल इंफॉर्मेशन, यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग। तो यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग ये हो गया आपका, कि मेरा कहने का मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि द मीनिंग शुड रिमेन द सेम। इसका मतलब ये नहीं है यू शुड नॉट गिव फुल इंफॉर्मेशन, द मीनिंग शुड रिमेन द सेम, तो इसीलिए यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी इन पब्लिक, यू डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी। आपको पता होगा कि जो डेयर होता है ना वो एक मॉडल होता है, वो या तो नेगेटिव में लगता है या वो इंटेरोगेटिव में लगता है व्हेन इट इज अ मॉडल। तो आपको जब इसको जो है इंटेरोगेटिव में बदलना है, तो जब आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है अगर आप उसे इंटेरोगेटिव में बदलते हो ना तो वो बिना नॉट के बदलता है। डेयर यू स्पीक अगेंस्ट मी इन पब्लिक, हिम्मत है तुम्हारी, यू डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी। तो यहाँ पर ही आएगा। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो असर्टिव सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो आपका इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव बनेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, बिना नॉट का। A sailor not be afraid of water, this statement can be converted into exclamatory। exclamatory sentence का मतलब क्या होता है, exclamatory sentence का मतलब होता है फीलिंग्स बताना। तो जिसमें क्या आना चाहिए, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन किस में आ रहा है, या तो बी में आ रहा है या सी में आ रहा है, ना तो ए में आ रहा है ना डी में आ रहा है, तो भैया हट गए। अ सेलर एंड अफ्रेड ऑफ वाटर, हाउ अफ्रेड ऑफ वाटर अ सेलर इज। तो यहाँ पर आएगा, ये इस तरीके से बनता है, अ सेलर एंड अफ्रेड ऑफ वाटर, एक सेलर और पानी से डरे, अ टीचर एंड अफ्रेड ऑफ ग्रामर। इस चीज को आप समझ गए, अ टीचर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ ग्रामर। देखो भैया सिर्फ लिटरेचर के नंबर जो है बेसिस पे आप एग्जाम का को क्रैक नहीं कर सकते अनलेस आप झारखंड का फॉर्म भरें। अगर आपने झारखंड का फॉर्म भरा है तो ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, नेट का फॉर्म भरा है तो ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो सब एग्जाम्स में ग्रामर बहुत जरूरी है। तो सिर्फ लिटरेचर पढ़ के नैया पार ना लगेगी। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ हमारी ग्रामर बहुत अच्छी है तो जो है ना आप रूल बेस्ड क्वेश्चंस करके देखिए इंग्लिश सूत्रा के, तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी रूल बेस्ड क्वेश्चन जो पहले आए थे अगर आपको उनकी एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ आती है तो इसका मतलब हाँ आपने बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा है और आप बहुत बढ़िया पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप रूल बेस्ड क्वेश्चंस में अटकते हैं, अगर आप सिंपल क्वेश्चंस में भी अटक रहे हैं, एग्जैक्टली क्योंकि देखिए वहाँ पर नाउन प्रोनाउन करके क्वेश्चंस नहीं आएंगे,
तो अगर आप जो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉजेस वगैरह ढंग से कर पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ढंग से कर पा रहे हैं, ये तो खैर इजी क्वेश्चन है, तो आप कहे हाँ आपकी ग्रामर अच्छी है, लेकिन बिना ग्रामर के पार ना लगेगी नैया। तो अ सेलर एंड अफ्रेड ऑफ वाटर, ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन नाउ। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इसमें देखो आप लिखा क्या, यहाँ असर्टिव लिखा है, ठीक है। अब ये दे रखा है, ये आपका इंटेरोगेटिव है। असर्टिव का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नेगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो, ठीक है। तो अब व्हाट कैन बी डन नाउ, तो इसको बनाएंगे, तो इनको इन नेगेटिव में बनाए, नथिंग कैन बी डन नाउ। तो ये बनेगा कैसे आपका, नथिंग कैन बी, क्योंकि हमने इसको जो है, या जैसे नथिंग कैन बी डन नाउ, तो अगर हम इसको बनाते इंटेरोगेटिव, कैन एनीथिंग बी डन नाउ, ये ऐसे बनता, कैन एनीथिंग बी डन नाउ, व्हाट कैन बी डन नाउ, या कैन एनीथिंग बी डन नाउ। इट इज यूजलेस टू गिव एनी एडवाइस टू एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, 100% ट्रू है कि भाई ठीक है कि एक जिद्दी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी एडवाइस देना बिल्कुल बेकार है। इसको आपको नेगेटिव में बदलना है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कौन सा होगा, इट इज यूजलेस टू आस्क एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, इट इज ऑफ नो यूज एन ऑब्स्टिनेट पर्सन सम पीपल। देखो भाई, इट इज यूजलेस, यूजलेस को आप ऑपोजिट बनाइए, नो यूज, इट इज ऑफ नो यूज टू गिव एनी एडवाइस टू एन, यूजलेस का जो है आप उसको यूजलेस का एक वो लगाना पड़ेगा आपको, यूजलेस, यूज, इट इज नॉट यूजफुल भी कर, इट इज नॉट यूजफुल टू गिव एनी एडवाइस, लेकिन यहाँ पर इट इज ऑफ नो यूज, तो इट इज नो यूज भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जेरेंड आता है, इट इज ऑफ नो यूज गिविंग एनी एडवाइस, तो ये आएगा बी, इट इज नो यूज गिविंग एनी एडवाइस। गुड पीपल डू नॉट हेट अदर्स, इसको आपको इंटेरोगेटिव में बदलना है। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस नेगेटिव है, तो जो इंटेरोगेटिव बनेगा वो बिना नॉट का बनेगा, तो डू गुड पीपल हेट अदर्स, आ गया आपका डी। तो ये चीज, छोटी छोटी चीजें हैं ट्रांसफॉर्मेशन में याद रखने की, और इसे आप याद रख लें। इन्हें याद क्या करना है, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट्स को पढ़ना है, और ट्रांसफॉर्मेशन तो क्वाइट इजी। आइसोलेशन इज वेरी हॉरिबल फॉर अ चाइल्ड, तो ये है आपका, दैट इज आइसोलेशन इज वेरी। अब इसमें आपको जो चेंज करना है वो क्या चेंज करना है, इसमें आपको चेंज करना है, दैट इज दिस स्टेटमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लेमेटरी एज। आप देखिए, मैं यहाँ से हट जाती हूँ, आइसोलेशन इज वेरी हॉरिबल फॉर अ चाइल्ड, हाउ हॉरिबल फॉर अ चाइल्ड आइसोलेशन इज, हाउ फॉर अ चाइल्ड आइसोलेशन इज हॉरिबल, हाउ हॉरिबल इज फॉर अ चाइल्ड आइसोलेशन, हाउ आइसोलेशन इज हॉरिबल फॉर अ चाइल्ड। तो अब आप इसमें ये देखिए इसका क्या आंसर हो जाए। अब यहाँ पर आइसोलेशन इज वेरी हॉरिबल, तो अब इसको बनाते ऐसे हैं, अगर हम इसको इससे बनाए, हाउ हॉरिबल फॉर अ चाइल्ड आइसोलेशन इज, अगर आप इसको बनाओगे तो ये जब हम इसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो ये ऐसे बनता, यहाँ से लेते हैं सब्जेक्ट, लेते हैं वर्ब, लेते हैं आइसोलेशन, हाउ की जगह वेरी लगाते हैं, हाउ आइसोलेशन इज वेरी हॉरिबल फॉर अ चाइल्ड, तो आंसर होगा आपका ए, द आंसर शुड बी ए, शुड बी नहीं है ही, ए है। What a lame excuse. The statement can be converted into assertive. अगर हम स्टेटमेंट को assertive में करें, assertive मैंने आपको बताया था कि affirmative या negative. What a lame excuse. तो it is a very lame excuse. हम जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग indirect narration में भी उसको बना लेते हैं, तो it is a very lame excuse. The answer is D. It is a very lame excuse. सो हेयर आई रेस्ट, यहाँ पर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको, ये पाथ टू विक्ट्री के क्वेश्चंस थे, जो मैं ये पूरा मैं इसकी एक्सरसाइज करवा दूंगी, इसमें 40 क्वेश्चंस हैं लगभग, तो ये मैं पूरा इसको करवा दूंगी। जिनके पास किताब है नहीं है तो मैं उनको बता दूंगी, कि जिनके पास है वो अपना इसको करते रहेंगे, उन्हें समझ में भी आ जाएगा ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें इसके आगे इसके रूल्स भी दिए हुए हैं, और रूल्स भी अच्छे से पढ़ लें। चलिए, इसके साथ ही अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे जल्द ही। नया साल आने वाला है, नए साल के साथ ही रेजोल्यूशन लीजिए कि नौकरी इस बार 2025 में जरूर लेनी है सरकारी। बाय बाय।